जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हुआ है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, अब तो आपको पूर्ण विश्वास हो गया होगा और इतने सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर रामबाण बैच ज्वाइन करके मेरा दिल गदगद हो गया। और जिन विद्यार्थियों ने YouTube से पढ़ाई की उनका भी दिल गदगद हो गया। जैसा मैंने पढ़ाया वैसा का वैसा ही पेपर आया है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी टीचर दावा ठोकर कहता है, गारंटी की बात करता है, तो आपको पता है कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। ठीक है, हर कोई गारंटी नहीं देता है। मेरे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं जो करवाऊंगा वो जरूर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज देखा आपने, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर मिल गया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, हजारों विद्यार्थियों ने रामबाण बैच ज्वाइन किया था और देख लो आप सभी, आपके सामने परिणाम ये है। पेपर सभी विद्यार्थियों ने पेपर फाड़ है, आज पेपर फाड़ गए हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब देखे मैं आपको बताने वाला हूं प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने नहीं करवाया, हर क्वेश्चन करवा रखे मैंने। और जिन विद्यार्थियों ने मेरी बुक भी ली, उन इस बुक में से मिल लेना, सब प्रश्न मिल जाएंगे आपको। ये मेरे द्वारा तैयार है, देखो ये बुक। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता है और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर आज तो रामबाण बैच करके मजा आ गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अब भी जब आगे जो सब्जेक्ट है उसकी अच्छे से तैयारी करना, अब हिस्ट्री की तैयारी करना अच्छे से। हिस्ट्री का भी आप रामबाण बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, यूट्यूब पर भी तैयारी चलेगी अपनी, और बाकी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। दावा ठोकर कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, और ये मैं कहता हूं गारंटी लेता हूं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हर कोई गारंटी नहीं लेता क्योंकि उन पर विश्वास ही नहीं कि पर्सन मिले नहीं मिले, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पर्सन मिलेगा। सड़ाव पुष्पराज धुंधा पड़ जाएगा, लेकिन पर्सन तो हर हाल में मिलेगा। तो पहले विद्यार्थियों, चलो हम करवाते हैं इस पूरे पेपर को। तो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में जो है वो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया था। अरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देखो, मैंने क्या कहा, सोवियत संघ का पतन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। जब सोवियत संघ का पतन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, तो उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन सा बना? रूस बना। तो रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन प्रिय विद्यार्थियों 1991 में होंगे। येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों में सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया? 1991 में भंग कर दिया गया। सोवियत संघ भंग गया, सोवियत संघ टूट गया 25 दिसंबर 1991 को। तो यहां पर करना था बी आंसर, बिल्कुल भी विद्यार्थियों ने भी किया होगा। इतना इजी प्रश्न, और ये आपके 1 नंबर पक्का। अब जो पढ़ते ही नहीं है, भटकती आत्मा की तरह भटकते हैं, तो उनको क्या पता। प्यारे विद्यार्थियों, हर एक इस क्लास को अब एक बार और देख लेना अच्छे से। अब कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब अगले पेपर की ओर अच्छे से जी जान तैयारी करना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य का समूह है? मैंने क्या कहा था? बाल्टिक गणराज्य। ए लाली तू फाड़ू क्लास ज्वाइन कर ले, तू पेपर ने पर फाड़ ना आई। तो ए लाली भाई फाड़ू क्लास ज्वाइन करी, मैंने बताया ना बताया। तो ए से याद रखो एस्टोनिया, ला से याद रखो ये लातविया, ली से याद रखो लिथुआनिया। ये बताओ लाली आई कि नहीं आई? मैंने कहा पढ़ो, लाली पढ़ लो तो काली काम आए अपने। ठीक है, तो ए लाली फाड़ू क्लास ज्वाइन कर। आप फाड़ू क्लास ज्वाइन करो, नतीजों देख लो, आज पेपर फाड़ आया। ठीक है, ये तो क्यों प्यारे विद्यार्थियों, आप तो बस कुछ पढ़ते नहीं हो, भटकते रहते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। ठीक है, मैंने पहले पेपर ये करवा दिया, ये तो बिल्कुल इजी पेपर था। ये देखो, अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की, जो है वार्सा पैक्ट, आसियान, यूरोपीय संघ, नाटो। मैंने बताया प्रिय विद्यार्थियों, नाम आ गया अमेरिका, तो अमेरिका का सैन्य संगठन कौन सा है? नाटो। अरे भाई, नाटो, सीटो, सेंटो, मैंने कितनी बार बताया आप सभी को। तो यहां पर अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की, वो नाटो ही तो है प्रिय विद्यार्थियों। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1950 को हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही कोई दावा नहीं करता टीचर, ऐसे कोई दावा ठोकर नहीं कहता, गारंटी नहीं लेता, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जब जाकर कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, अब कोई भी पेपर देख लो, फुल मेहनत के साथ आता हूं। ऐसा नहीं कि छाप के करवा रहा हूं, बस पूरा लिख दूं फिर सब समझा दूं, या नहीं, याद करता हूं, पहले मेहनत करता हूं मैं, फिर आपको यहां पर समझाता हूं। चलो फिर देखो, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? भाई दक्षेस मतलब किसका पूछ रहा है? दक्षेस पूछ रहा है, सार्क पूछ रहा है। दक्षेस या सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ था? हुआ था बांग्लादेश ढाका अंदर। ठीक है, दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश ढाका किया आप सभी ने, बिल्कुल सही आपका, ध्यान रखना। तो इसमें आपको करना था सी, दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है वो कहां हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। फिर देखो, अगला प्रश्न था, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का, इस सब प्रश्न करवा रखे बाद, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, महासभा है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीता परिषद है। तो न्यायशीता परिषद को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मैंने आपको बताया था ना। तो ये न्याय परिषद, इसमें करना था डी आंसर।
ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी भी कर रहे हैं, देखो न्यास परिषद है, न्यास परिषद ध्यान रखना, इसमें डी होगा डी। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं उसको कहते हैं। अरे कल वाले क्लास देख लेना, मैंने नहीं बताया क्या, मैंने फाड़ू क्लास के अंदर देख लेना, क्या मैंने नहीं बताया क्या, मैंने अप्रवासी उत्प्रवास शरणार्थी के बारे में बताया था। मैंने कहा कि एक तो होता है आपके सामने शरणार्थी और एक होता है आपके सामने उत्प्रवास, ठीक है। अप्रवासी होता है जो अपनी मर्जी से देश छोड़ता है, जो अपनी मर्जी से देश छोड़ता है वो अप्रवासी, जो अपनी मजबूरी में देश छोड़ता है वो होता है शरणार्थी। मैंने बताया था ना प्रिय विद्यार्थियों, धापुड़ी का उदाहरण देखे, तो यहां पर आपको करना था जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, मतलब मजबूरी में देश छोड़ते पर तो शरणार्थी हो जाएगा, शरणार्थी। अरे भाई बिल्कुल इजी पेपर था ना, आज तो मुझे बुला दिया सर पेपर का, तो मोरा तो बुलावा नहीं यार, मैंने तो यहाँ करवाई था सामने। देखो फिर आगे देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखिएगा, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपनी बुक में मिल जाएगा, ध्यान रखना, ये अपनी नोट्स बुक है ना, इसमें मिल जाएगा, देखना यहां पर दे रखा है मैग्नोलिजीकरण जो है इस शब्द किस देश की ओर से इंगित किया गया, तो ये अमेरिका की ओर से इंगित किया गया था, ये आंसर हो जाएगा इसमें। फिर वैश्विक तापवृद्धि में निम्न में से गैस की किस गैस की भूमिका नहीं है, देखो प्रिय विद्यार्थियों ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापवृद्धि के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो है, अपने CO2, मीथेन भी थी और आपके CFC क्लोरोफ्लोरो या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ये हो जाएगा बी। ये तो बिल्कुल इजी था प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आराम से आप कर सकते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर गठन पूछ रहा है, यहाँ पर लागू नहीं गठन पूछ रहा है, तो गठन 1953 में हुआ था ना, लागू हुआ था, पारित हुआ था 1956 में, तो बना तो 1953 में, तो गठन 1953 के अंदर हुआ था, तो इसमें एक करना था यहाँ पर आप सबको, ठीक है। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई, संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, आप सबको मैंने बता दिया, इसमें डी करना था। ये क्या करके आ रहे हो, इसका मतलब आप क्लास देख नहीं रहे प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये ध्यान रखना, इसमें आपको 1951 करना। फिर देखो अगला प्रश्न था आपके सामने, 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, वह तैयार कौन सा था, बॉम्बे प्लान। मैंने कहा था बॉम्बे प्लान कि मैंने परिभाषा भी आपको लिखाई थी कि 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका, कल वाली क्लास देख लेना, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका मतलब एक ग्रुप एकजुट हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्लान बनाया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। हर एक प्रश्न करवा रखे प्यारे विद्यार्थियों, गला जाम हो गया आपके लिए तो प्यारे विद्यार्थी, फिर भी देखो आप गलत करो तो फिर आपकी मर्जी। देखो विकास के उदारवादी पूंजीवाद मॉडल का समर्थक देश है, विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का पूंजीवादी व्यवस्था किसने बना रखी थी, अमेरिका ने बना रखी थी। इसमें क्या करके आ रहे हो, देखो ये अमेरिका करना था, इसमें सी आंसर। पूंजीवादी मॉडल अमेरिका ने अपना रखा था, साम्यवादी मॉडल सोवियत संघ ने बना रखा था, क्या गुड निरपेक्षता थी भारत ने अपना रखी थी, बिल्कुल। फिर देखो आगे 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया था, स्वेज नहर मिस्र में, भाई गमाल अब्दुल नासिर था ना, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे, तो इसमें आपको करना था मिस्र, डी आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हर कोई कर सकता है। मेरे गैर कांग्रेसवाद का रणनीतिकार कौन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया, कितने बार करवाया मैंने, आप देख लेना, अगर विश्वास नहीं होता तो बुलेट क्लास देखना, बुलेट क्लास रामबाण बेस के अंदर बुलेट क्लास में देखना, ये प्रश्न मैंने कितने बार आपको करवाया। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया, गैर कांग्रेसवाद का राम मनोहर लोहिया, तो ये देखो राम मनोहर लोहिया, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे, राम मनोहर लोहिया, सी आंसर हो जाएगा। यार मैं तो पेपर को आंख बंद कर सकता हूं यार, आप बिल्कुल इजी पेपर। 12 जून देखो, 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया, तो ये तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर विद्यार्थियों अगला देखो, अगले प्रश्न की बात करें तो 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था। अरे भाई 1965 से पहले भारत में जो है, फिर विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये मैंने पढ़ाया था भाई जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, कश्मीर जम्मू कश्मीर है ना, कश्मीर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ, अपने उस चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था आप सभी को, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमने देखा था ना चैप्टर, उसके अंदर में कश्मीर का किस प्रकार विलय हुआ था वहां पर करवाया था मैंने ये, ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा। फिर देखो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, तो सिक्किम भारत का बना था। फिर विद्यार्थियों मैंने आपको लाइव में बताओ, कल वाले क्लास के अंदर मैंने लाइव में क्या पूछा था, मैंने बताया कि 1960 में गुजरात महाराष्ट्र, 1963 में नागालैंड राज्य बना, 2021 में छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड बना। और जो मैंने रात वाली जो क्लास थी ना फिर विद्यार्थियों, उसके अंदर कल वाली जो शाम की क्लास, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक यहाँ पर, मैंने कहा 1960 में गुजरात महाराष्ट्र, 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने 1972 के अंदर असम से अलग करके मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, 2021 में छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड बना, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ 1975 में किस राज्य का निर्माण हुआ था जो भारत का 22वां राज्य बना था, ये भी मैंने बताया था इस प्रकार से। बताओ प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करके बताओ, ऐसा मैंने पूछा था आपको कल वाली क्लास के अंदर, तो आप सबने आंसर दिया नहीं, 1975 में बना था 22वां राज्य भारत का सिक्किम बना था, सिक्किम, ये तो मैंने आपको कमेंट के लिए बोला था, आप सबने बताया, मैंने उत्तर भी बताया। और यहाँ पर देखो 2021 में मैंने कहा छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड, ये दोनों प्रश्न आ गए, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, यानी कि एक स्लैट पे 2 प्रश्न आ गए, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 22वां राज्य हो जाएगा, ठीक है। 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, 22वां,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर प्यारे विद्यार्थियों, इजी पेपर देख सकते हो आप। और बहुजन समाज पार्टी ने 1989 व 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई थी? मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बनाई थी। ये उत्तर प्रदेश में चैप्टर पढ़ा ना मैंने, पहले विस्तार से भी पढ़ा था रामबाण बैच के अंदर, तो ये उत्तर प्रदेश आपको यहां पर करना था। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान की पूर्ति की जगह, जिसमें 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में जो है वो खालिस्तान क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? माओवादी क्रांति लिख सकते हो, माओवादी, या आपने चीनी क्रांति लिखा तो भी आपका राइट है, ठीक है। चीनी क्रांति हुई थी, ध्यान रखना, चीनी क्रांति हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर खालिस्तान में हुई। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? CWC, रासायनिक हथियार संधि। मैंने BWC CWC दोनों लिया था। मैंने कहा कि प्रिय विद्यार्थियों, अगर रासायनिक हथियार संधि हुई थी 1972 में BWC, और ये CWC रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? 1992 में हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है कि रासायनिक हथियार सम्मेलन में जो है वो हस्ताक्षर 1992 में हुई, तो यहाँ पर 1992 आपको करना था, 1992, ठीक है। ध्यान रखना, अब मैं दावा ठोक कर कह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर 1992 होगा। अब कुछ इंटेलिजेंट विद्यार्थी यहाँ आके ऐसे मत करना कि इसका आंसर दूसरा होगा, ये होगा। 1992 किया तो ये आपका राइट है, नहीं किया 1992 तो गलत मानना, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक खालिस्तान में आयोजित हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, WSF की बात हो रही है, WSF की बात हो रही है, WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी पहली बैठक जो है वो खालिस्तान में ब्राजील में आयोजित हुई। तो इसमें आपको यहाँ पर करना था, क्या हो जाएगा? 2001 के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था प्रिय विद्यार्थियों? WSF वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी 2001 में ब्राजील में, और इसकी चौथी बैठक अगर पूछा तो आपको 2004 में करना है, मुंबई में हुई थी, मुंबई में। ये प्रश्न देखना कल वाली क्लास के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, देखना आधी से अधिक क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास के अंदर देखने को मिल गई। वास्तव में मैं कह रहा था प्रिय विद्यार्थियों, पेपर बनाने वाला मेरी क्लास देख रहा है, लेकिन समझने वाले समझ गए। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ खालिस्तान का दस्तावेज हस्ताक्षर किए थे। बताओ देखे फटाफट। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के समक्ष खालिस्तान दस्तावेज, एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक सहमति पत्र होता था ना, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये इस पत्र पर जो है वो हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये मैंने करवाया था आप सभी को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड के अंदर, ठीक है, 1961 किया तो उन सभी का राइट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न था मंडल आयोग। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह करना था, बीपी सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी सिंह कर सकते हो, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या बीपी मंडल भी कर सकते हैं, बीपी मंडल। फिर देखो, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली आसियान सदस्यों के अनौपचारिक टकराव रहित कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। ये प्रश्न कल वाले क्लास के अंदर देखना है प्रिय विद्यार्थियों, कल वाले क्लास के अंदर मैंने ये लिया था, जो लाल बेले आपके साथ डिजाइनदार जो क्वेश्चन तैयार किए थे उसमें लिया था आसियान शैली क्या है, मैंने बताया ना आप सभी को, तो वो देख लेना आसियान शैली। ये देखो आ गया आपके सामने। दक्षिण एशिया में पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम, कल वाले क्लास देख लेना प्रिय विद्यार्थियों। दक्षिण एशिया में सदस्य, मैंने कहा कि इनमें से कोई 2 सदस्यों के नाम पूछ सकता है, 3 सदस्यों के नाम पूछ सकता है। कौन कौन से सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? तो आपने कहा 8 हैं, 8। मैंने कहा कौन कौन से? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, आपको बताया था सभी का, अफगानिस्तान, ये सब कोई भी 4 देशों के यहाँ पर आपको बताने थे। इसमें आप भारत लिख सकते हैं, नेपाल लिख सकते हैं, भूटान लिख सकते हैं, बांग्लादेश लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं 4 देशों के नाम। फिर आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, कल वाले क्लास के अंदर देख लेना, कल वाले क्लास के अंदर, कल मिला पेपर मिला क्लास, पूरी क्लास में से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 को। हर प्रश्न करवा रखा है प्यारे विद्यार्थी, हर प्रश्न, कोई तोड़ ही नहीं है मुकेश महेंद्र एजुकेशन का, तो कोई तोड़ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये देख सकते हो आप। मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित किया? मानवाधिकार को, तो मानवाधिकार देखो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था आप सभी को 2006 में, ठीक है। तो मानवाधिकार को कितने कोटियों में? 3 कोटियों में, 3 कोटियों में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 कोटियों में यहाँ पर विभाजित किया गया था। इसे 3 किया अगर तो राइट है। पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? मतलब 170 देशों ने भाग लिया, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन कहते हैं, कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में। 170 देश थे, हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, इन्होंने भाग लिया था यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल इजी था। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह, सबने किया होगा। इसमें आप वस्तु का प्रवाह कर सकते हैं, सेवाओं का प्रवाह कर सकते हैं, व्यक्तियों का प्रवाह कर सकते हैं, पूंजी का प्रवाह कर सकते हैं। वैश्वीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण। अरे यार पेपर का तो मजा आ गया वास्तव में। अब अच्छे से बताना मेरे विद्यार्थियों कि मेरा पेपर कैसे क्या हुआ, ठीक है। चलो देखो आगे देखिएगा, वैश्वीकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कोई 2 कारक बताओ। ये कल वाले क्लास के अंदर देख लेना, मैंने कहा वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक परिणाम बताओ। तो उसमें ये प्रश्न है जैसा का जैसा यही है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न, ये जो मैंने कल वाले क्लास के अंदर करवाया था। वैश्वीकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कोई 2 कारक आपको बताने थे यहाँ पर। वैश्वीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो वैश्वीकरण का जो प्रमुख कारक क्या है भाई? वैश्वीकरण के तहत मैंने बताया था प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तरदायी कारक बताने थे। सन 2000 में भारत में कौन कौन से 3 राज्य बने थे? अरे भाई 2000 मैंने बताया था ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़,
इसके अलावा झारखंड हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यूके है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ये राज्य बने थे 2000 ईस्वी में। ठीक है, ये देख लो आप सभी पेपर आपके सामने। भाई जो पढ़ेगा मुकेश महेंद्र एजुकेशन से वो बनेगा बींद। ठीक है, और बड़ा बींद प्यारे विद्यार्थियों, देख लिया आप सबने, पेपर की तो फूफाड़ी बुलार आ गया आज सब। फिर देखो अगला प्रश्न, 1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी? 1957 में केरल में वो थी ना, कौन सी पार्टी प्रिय विद्यार्थियों? कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें कर सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी कर देना इसमें। 1957 में केरल के मुख्यमंत्री थे EMS नंबूरीपाद। ठीक है, आपको पता है ना वो अनुच्छेद 359 के तहत केंद्र सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर देती है। आपको ये पढ़ा है मैंने अच्छे से, तो यहाँ पर अनुच्छेद आपको ये करना था CPU। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी CPU। फिर देखो शिमला समझौता कब वे किनके बीच हुआ था? मैंने कहा कि पढ़ लेना, या तो ताशकंद पढ़ लेना या शिमला पढ़ लेना, सिंधु जल संधि पढ़ लेना। यहाँ पर आगे देखो शिमला समझौता, ये मैंने कल वाली क्लास के अंदर बताया था, 1972 में हुआ था, 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के प्रधानमंत्री, मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी कहती है शिमला नाम की लड़की को इंदिरा गांधी जी कहती है कि तो झूल ले, तो झूलने को नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये शिमला समझौता हुआ था, बताया था आप सभी को 3 जुलाई 1972 को। बस कर्पूरी ठाकुर, देखो कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे? बिहार के थे, बिहार के। यहाँ पर बिहार के, उन सभी का राइट है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिंडिकेट को किन्हीं 2 नेताओं के नाम बताओ। सिंडिकेट किसे कहते? सिंडिकेट कांग्रेस, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का जो समूह था उसका नाम सिंडिकेट। आपने तो इसमें आप लिख सकते थे के कामराज कर दो, इसमें के कामराज। ठीक है, के कामराज हो गया। साथ ही वो आप लिख सकते इसमें अतुल्य घोष हो गया, अतुल्य घोष हो गया, अतुल्य घोष है, के कामराज है। ये कोई भी 2 नेताओं के नाम पूछे, कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर देखो आगे, अब फिर आपके सामने सेक्शन B शुरू होता है। सेक्शन B खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न आ गए। देखो सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताओ। भाई सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। अब विघटन के क्या परिणाम निकले प्रिय विद्यार्थियों? सोवियत संघ जब टूट गया तो क्या परिणाम निकले? भाई दो यानी महाशक्तियां थी, उनके बीच विचारधाराओं की जो लड़ाई चल रही थी, शीत युद्ध जो चल रहा था, शीत युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हुई। इस तरीके से ये नए, इस प्रकार से परिणाम बताने थे आप सभी को। नए देशों का उदय हुआ, ये सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम। भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को संक्षेप में बताओ। अब भारत और सोवियत संघ, मैंने कहा ना फिर विद्यार्थियों, मैंने भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और सोवियत संघ, इनके बीच संबंध जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपको संबंध पूछे भारत और सोवियत, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय जो फिल्में हैं वो सोवियत संघ में जो है बहुत लोकप्रिय है, ये बता सकते हो आप सभी सांस्कृतिक में। ठीक है, और कश्मीर के मुद्दों पर जो है हमेशा जो है वो हमारी सहायता करता रहता है ये सोवियत संघ। ठीक है, भारत का हमेशा समर्थन करता है। साथ ही राजीव गांधी और गोरबाचेव के कार्यकाल में जो है वो हिंदी रूसी के बहुत सारे जो है वो नारे लगे थे। इस प्रकार से ये सांस्कृतिक संबंध में आपको बताने थे। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे, आर्थिक मतानुसार भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के कौन से मुद्दे? अब भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी है प्रिय विद्यार्थियों। विवाद क्या है? प्रमुख जैसे सीमा विवाद कर दो, चाहे आपके नदी जल विवाद कर दो, नदी जल विवाद। वो कौन सी नदी है ना प्रिय विद्यार्थियों? गंगा नदी को लेकर होता है ना विवाद, कौन सा? वो फरका समझौता हुआ था, फरका समझौता, फरका। ठीक है, ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, नदी जल विवाद हो गया। ठीक है, नदी जल विवाद है। बांग्लादेश से भारत में जो है वो अवैध रूप से लोगों का जो है वो आना, ये भी एक प्रमुख बता सकते हैं विवाद का मुद्दा। ठीक है, फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 7वां, आपके अनुसार भारत व नेपाल में मधुर संबंध है, अपने मत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, भारत व नेपाल के बीच बहुत अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। ठीक है, इसमें आप बता सकते हैं एक दूसरे जो यानी भारत वाले जो है बिना वीजा के जो है वो नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल वाले बिना वीजा के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आप इसी तरीके से बता सकते हैं, दोनों देशों के बीच जो है वो खुली सीमा है। ठीक है, बिना वीजा के आया जा सकता है, जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक समानताएं दोनों में मौजूद हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना था। फिर प्रश्न है कि आपका मानना है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा में आतंकवाद प्रमुख खतरा है, उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाओ। हाँ उत्तर लिखेंगे हाँ, हमारा मानना है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में जो है मानवता की सुरक्षा में जो है वो आतंकवाद जो है वो एक प्रमुख खतरा है, क्योंकि आतंकवाद से जो है फिर विद्यार्थियों, आतंकवाद से पूरे विश्व को जो है वो खतरा है। अब इतनी बड़ी शक्ति है, महाशक्ति अमेरिका, उस पर भी जो है वो 11 सितंबर 2001 को जो है वो आतंकी हमला हो गया, तो भी छोटे मोटे देशों की क्या टाप है। तो इससे जो है आतंकवाद जो है वो इससे पूरे विश्व के देशों को खतरा है। अब आतंकवाद से क्या होता है फिर विद्यार्थियों, आतंकवाद से जो है वो सैनिक ही नहीं मारे जाते। ठीक है, तो इसमें सैनिक ही नहीं मारे जाते, कभी कभार के आम नागरिक होते हैं वो भी मारे जाते हैं। इसलिए इस तरीके से आप उदाहरण को समझा सकते थे इसमें। ठीक है, बिल्कुल इजी था प्रश्न ये। फिर देखो, वैश्वीकरण के कारण वस्तुएं पूंजी की तुलना में लोगों का प्रवाह कम हुआ, इसके कोई 2 कारण
बताइए। वैश्वीकरण के कारण वस्तु या पूंजी की तुलना में जो है वो लोगों का प्रवाह जो है वो कम हुआ। अब लोगों का प्रवाह कम क्यों हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 90%। लोगों का प्रवाह कम क्यों हुआ? वस्तु का प्रवाह रहा, पूंजी का प्रवाह हो रहा, लेकिन लोगों का प्रवाह क्यों हुआ? क्योंकि कठिन बीजा नियम थे, ठीक है, कठोर मतलब आवर्त नियम ये बता सकते हैं। आवागमन का जो नियम है वो थोड़ा कठोर था, ठीक है, और परिवहन और लागत, और जो परिवहन और लागत भी बहुत आती थी लोगों के लिए, लंबी दूरी का जो है वो लंबी दूरी की यात्रा महंगी पड़ती थी, इस वजह से आप यहाँ पर बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल इजी था। हैदराबाद के भारत में विलय में कौन सी समस्या आई? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है, आप सभी को पता है, मैंने बताया था प्रमुख 4 रियासत थी, एक तो कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद है, जूनागढ़। इन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी, जिसमें यहाँ पर हैदराबाद के बारे में पूछा है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है, और ये निजाम जो है वो अमीर शुमार होता था। इन्होंने जो है अपने रजाकार भेजे थे, रजाकार मतलब गुंडे, ठीक है, और ये किसानों का शोषण करते थे। तो इस प्रकार से भारत आता है, ठीक है, और इनको जो है वो सबक सिखा के हैदराबाद का विलय भारत में कर देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना था मेरे विद्यार्थियों। 2 नंबर का प्रश्न है, इस तरीके से सब प्रश्न करवा रखे हैं, बस पढ़ने वाला होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। और बस आप सभी विद्यार्थियों ने रामबाण बैच ज्वाइन किया, तो मैं तो कहता हूँ आप सबने पेपर अच्छे से करके आए होंगे। और बाकी जिन विद्यार्थियों ने मेरे रात वाली जो क्लास ली ना, कल वाली जो क्लास उसने देखी, उनका भी पेपर अच्छा हुआ, ठीक है। जो करवाता हूं प्रिय विद्यार्थियों सोच समझ के करवाता हूं, ठीक है। देखो आप सभी मतपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान करवाने में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? ये देखो मैंने ईवीएम का नाम पूछा था आपको कल वाले क्लास में, देखना ईवीएम, मैंने कहा कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या है कि मतपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान करवाने में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 कारण बताओ। तो शायद आपने बिल्कुल अच्छा किया होगा, आपने किया होगा कि मतपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान करवाने में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है वो श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? 2 कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो है वो समय कम लगता है। भाई इस प्रकार से बता देना, मतदान में लगने वाला जो समय है जो है वो काफी मतलब कम समय लगता है, इसमें ये बता सकते हो आप सभी, ठीक है। धोखाधड़ी भी नहीं होती इससे, क्या नहीं होती है? धोखाधड़ी नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है बताना था 2 कारण यहाँ पे। फिर देखो अगला प्रश्न, भारत में चीन के मध्य 1962 में हुए युद्ध के 2 कारण बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। भारत और चीन के मध्य युद्ध के क्या कारण है? एक तो सीमा विवाद हो गया, ठीक है, और तिब्बत का जो मुद्दा है वो लिख देना इसमें, ये क्या होगा आप सबने। फिर देखो दल बदल से आप क्या समझते हैं? मैंने कहा ये कल वाली क्लास में मिला लेना प्रश्न, ये मिल गया कल वाली क्लास में। दल बदल, जब कोई नेता किसी खास पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है दल बदल। मैंने आपको कई बार इसको बार बोल के बताया था। मैंने कहा आप याद कर लेना, जब कोई नेता अपने दल को बदल लेता है तो ये कहलाता है दल बदल। सीधी सी परिभाषा, हरियाणा का विधेयक गयालाल से संबंधित था दल बदल, ठीक है। और फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों, यह खंड से शुरू होता है और खंड से में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये देखिएगा, आपके मतानुसार यूरोपीय संघ ने एक विशाल राज्य राष्ट्र की तरह काम किया है। बाकी तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आप आराम से मिला लेना, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। देखो ये 22 मिनट का तो हो ही गया है, फिर भी देख लो आप सभी। बाकी तो सब प्रश्न इजी है। और लगभग जिन विद्यार्थियों ने पहले मेरी बुक मंगवा ली है, ये देखो पॉलिटिकल साइंस की मैंने खुद ने लिखी है ये बुक, ये देखो पॉलिटिकल साइंस की बुक, हजारों विद्यार्थियों ने बुक मंगवाई है और पेपर देख लेना पूरा इसमें से मिल गया है। 56 पेज की बुक है। मैंने पहले भी बोला था कि ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों टाइम नहीं, 56 पेज की ये बुक है। और 56 पेज में देखो ये पूरी यानी पूरा पेपर आपको मिल गया इसमें से, देख लो आप सब मिला के देख लेना। 56 पेज की बुक में से पूरा पेपर ही मिल गया, बस पढ़ने वाले होने चाहिए कुल मिला के। ये देख सकते हो आप सभी। आपके मतानुसार यूरोपीय संघ ने एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम किया अपने मत के पक्ष में, अथवा में दे रखा है आपके मतानुसार विजन 2020 में आसियान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों का विरोध करने के लिए कोई 3 कारण बताओ। भारत में वन प्रांतर की अवधारणा का विश्लेषण करो, अथवा में भी दे रखा है, दोनों में से कोई ये करना था। नियोजन में केरल मॉडल का अभिप्राय, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा गया। अथवा में योजना आयोग को कार्य करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट करो। ये देखो इजी प्रश्न ही है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ये देख सकते हो आप सभी। बाकी 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी हार्ड लग सकता है, बाकी तो इजी है प्यारे विद्यार्थियों, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर बिल्कुल इजी है। ये देखो गोवा की मुक्ति है, भारत में राज्य बनने के घटनाक्रम की यहाँ पर विवेचना करनी थी, ठीक है, और अथवा में ये दे रखा है। फिर उसी प्रकार से देखो अगला, ये खंड 10 शुरू होता है और खंड 10 में आपको यहाँ पर पूछे 1974 में हुए आंदोलन की विवेचना करो। गुजरात बिहार आंदोलन मैंने कितनी बार बताया था आप सभी को, रामबाण बेच के अंदर मैंने कौन सी क्लास, मैराथन क्लास में गुजरात आंदोलन बिहार आंदोलन इनके बारे में जिक्र किया मैंने 1974 में रेल हड़ताल के बारे में। ये देखो यहाँ आ गए ये प्रश्न। और अथवा में दे रखा है आपातकाल के बाद राजनीतिक नियम बिंदु, एक तो लोकसभा चुनाव 1977 जनता पार्टी सरकार का गठन किस प्रकार से हुआ वो बताना था। और फिर ये देखो आपके सामने ये बड़े क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे हैं, ये देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और ये विश्व मानचित्र आ गया था। विश्व मानचित्र में देखो प्रिय विद्यार्थियों श्रीलंका दे रखा है, दक्षिण कोरिया दे रखा है, स्पेन दे रखा है, बांग्लादेश दे रखा है पूरी। अब जाना, अब मैप मिला लेना। मैं 100% कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने करवाया वही आया है। ये देख लो आप सभी, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, बांग्लादेश मैंने करवाया ना कल वाली क्लास में, देख लेना, मिला लेना।
मिला लेना प्रिय विद्यार्थियों। ये देखो अथवा में देर का पूरा करवा दिया मैंने। सऊदी अरब का है, मैंने मैप में बताया था ना, मैंने कहा कि जैसा कि ये भारत है, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर इधर अफगानिस्तान है, फिर आपके जो है वो इधर ईरान है, फिर इराक है, नीचे सऊदी अरब है, फिर यमन है, ओमान है। मैंने मैप पूरा दिमाग में फिट है मेरे, कौन क्या है कैसे क्या है। तो ये अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं ऐसा नहीं होता छाप के तो हर कोई पढ़ा लेता है, बस लेके आ जाता है ना, ये किताब को बाँचना लग जाए, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों। पहले मेहनत करनी पड़ती है, खुद को याद करना पड़ता है, तब जाके आपको पढ़ाई जाता है। ऐसे थोड़ी होता है जो उठ के आ जाए। ठीक है, तो देख सकते हो आप सभी पूरा सब कुछ करवा दिया है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप कुछ मत करना, फटाफट जो है जो विद्यार्थी अब अगला जो पेपर जिसका भी है उसकी अच्छे से तैयारी करना। ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। हजारों विद्यार्थियों ने जो वो रामबाण बैच परचेज किया है, रामबाण बैच, बैच का नाम ही क्या है, रामबाण बैच। ठीक है, तो देख लेना, मैं कहता हूं पेपर को फाड़ के आओगे रामबाण बैच। रामबाण बैच में मिलती है फाड़ू क्लास। आज सभी विद्यार्थियों ने पेपर को फाड़ दिया, ये आप सभी ने साबित कर दिया। ठीक है, और ये मैंने भी साबित कर दिया प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं, हर किसी की बात है क्या गारंटी लेना? गारंटी वही लेता है जिनको अपने आप पर पूर्ण विश्वास होता है। हर कोई गारंटी थोड़ी लेता है। देख लो यूट्यूब पे कोई लेता है क्या? मैं लेता हूं, मैं खुल के बोलता हूं। ये देखेगा, तो ये है अपने रामबाण बैच का फायदा। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और ये रामबाण बैच परचेज कर ले, जिसका भी इतिहास का मिल जाएगा आपको, हिंदी साहित्य का मिल जाएगा आपको, जिस भी सब्जेक्ट का है। और बाकी कल पेपर है आपके किसका, चित्रकला का, तो चित्रकला के सीरीज पढ़ लेना प्रिय विद्यार्थियों, सीरीज पढ़ लेना, जिसके चित्रकला का पेपर है सीरीज को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलो बस ये था महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप। और अभी अपने इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123। एक बार सभी विद्यार्थी इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेवे, ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, और हाँ जाते जाते प्यारे विद्यार्थियों आप वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, वीडियो को हाइप जरूर करें। देखो HYP हाइप जैसे लिखा हुआ है, एक बार आप बटन दबा देवे, हाइप जरूर करें आप सभी। चलो करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।